हेलो बच्चों। एक बार फिर दोबारा बेटे हम लोग आपके सामने हैं फॉर द पेपर डिस्कशन ऑफ 2019 एमकॉम एंट्रेंस। हम जो डिस्कस करेंगे बेटे वो यूनिट है अकाउंटिंग की। इसमें अकाउंटिंग होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉरपोरेट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस यूनिट में कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन के आगे मैं कॉस्टिंग लिखकर छोड़ दूंगा, वो कॉस्टिंग वाले टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद में बेटे ये आपके पास 10 ईयर होगा, 10 ईयर एमकॉम एंट्रेंस 2019। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आगे मैंने लिख दिया कॉस्टिंग। इसका मतलब ये हमारी यूनिट को बिलोंग कर रहा है, बट कॉस्टिंग वाले टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे रिलेटेड है बेटे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। आप यहाँ मार्किंग देख रहे होंगे तो मनीष सर ने पीछे अपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस शीट पर, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? बेटे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट है ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में होता है। कंपनी के केस में जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो वो अपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज को डिवाइड करती है। उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है। इस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए आप थोड़ा सा ये याद रखिए, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट एंड अमाउंट ड्यू टू लेबर एंड एम्प्लॉय। जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, क्लोज डाउन होती है, तो उस वक्त जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट का ड्यू है, गवर्नमेंट को देना है इनकम टैक्स वगैरह, लेबर और एम्प्लॉय का ड्यू है, कोई वेजेस है, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है, कोई और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमें कंपनसेशन देना है, ये सारे के सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? कौन सा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है? अमाउंट ड्यू अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एम्प्लॉय का ड्यू है बच्चे, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय अंडर अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन में बेटे एज सच लिक्विडेशन की बात नहीं होती, तो वहां पर जो एम्प्लॉय ड्यू, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय है वो हमें पे नहीं करना, वो कौन पे करेगा? न्यू कंपनी पे करेगी। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए। रीड करते हैं आगे। सी, ऑल सम ड्यू टू एम्प्लॉय फॉर प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय का ड्यू है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। तो फाइनल आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। गेटिंग माई पॉइंट? चलो बेटे और देखते हैं। और बेटे अकाउंट से रिलेटेड मैंने मार्किंग करी हुई है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग से रिलेटेड। इस पेज पे कोई क्वेश्चन हमसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग है, हमसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है। रीड करें क्वेश्चन को, देखो। इफ अ कंपनी चेंज फ्रॉम ऑफरिंग 40 डेज क्रेडिट टू 50 डेज क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 40 डेज का क्रेडिट कंपनी पहले देती थी अपने कस्टमर को, अब वो 50 डेज का क्रेडिट देती है। जैसे ही हम क्रेडिट इंक्रीज करेंगे हमारी सेल इंक्रीज होगी, हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर इंक्रीज होगा। सेल इंक्रीज हो जाएगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को तो ये रिलेट करेगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल इंक्रीज, कैश इंक्रीज होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल इंक्रीज, ये तो सही है। डिक्रीज नहीं होगा, बी ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही है।
देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तो गलती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे रिलेटेड है बेटे वो क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने कॉस्टिंग लिख दिया, कॉस्टिंग के सर इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे रिलेटेड है वो बेटे इस पेज पर नहीं है, इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 तक है। मैं ये पेज स्किप कर रहा हूं बेटे। नेक्स्ट पेज आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के आगे देखो मैंने अकाउंट्स लिखा है, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है। जब मैं अकाउंट्स लिखता हूँ मतलब अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? आई विल बी हेयर टू डिस्कस इट। आ गया देखो, द फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड ओरिजिनली फॉर 20,000। हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा कितने रुपीस का? 20,000 का। इज रिप्लेस बाय न्यू एसेट कॉस्टिंग 50,000। पुरानी एसेट को हमने रिप्लेस कर दिया विद न्यू एसेट। कितने रुपीस की न्यू एसेट की कॉस्ट थी? 50,000। बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, उस कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट आ रही है 30,000 है। इसका मतलब पुरानी एसेट को चेंज करने में 30,000 तक का खर्चा तो रिप्लेसमेंट आज एस्टिमेटेड है कि अगर पुरानी एसेट को आप चेंज करोगे तो कितने रुपीस तक का खर्चा करना चाहिए? 30,000। रिप्लेस एज इट इज करने का मतलब होता है पुरानी एसेट सेम साइज, सेम डिजाइन और सेम कैपेसिटी की बनाई जाए। तो आज की डेट में 30,000 तक का एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आपने एक्सपेंस 30,000 से ज्यादा किया, इट मीन्स आपने कुछ इंप्रूवमेंट करी है। इट मीन्स आपने कुछ क्या करा है? इंप्रूवमेंट। या तो साइज इंक्रीज करा होगा, या डिजाइन बेटर किया होगा, या कैपेसिटी इंक्रीज करी होगी। अब उसका क्वेश्चन क्या है? हेंस कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल चार्ज। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखो जी, एनी एक्सपेंस अप टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड किया जाए एसेट पे अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, कोई नया बेनिफिट नहीं मिल रहा, वही बेनिफिट मिल रहा है जो पुराना मिलता था, तो वो एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। हम अगर 30,000 तक का खर्चा इस एसेट पे कर रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू खर्चा है। एक्सपेंस बियॉन्ड दैट इज कैपिटल एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस करा कितना वो बताइए? 50,000। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक का एक्सपेंस कितना है? 30,000। तो आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बियॉन्ड कितना एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया? 20 का कैपिटल एक्सपेंस है। आंसर बी फाइनल आंसर है। तो कैपिटल खर्चा पूछ रहा है, कौन सा ऐसा खर्चा है जो कैपिटल है जिसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, कैपिटलाइज्ड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन था। इस पेज पे बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 25 तक है। मुझसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस पेज को स्किप कर रहा हूं। आपके पास हमारे वाला 10 ईयर है तो पेज टू पेज आप मैच कर सकते हैं बेटे, सेम टू सेम पेज मैच होंगे आपके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, बट मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन 27 है। पढ़ते हैं बेटे। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज, कोई हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो किस चीज के लिए सेट करते हैं? प्रेफरेबली सेट एज आइडल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम बोलते हैं आइडल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। मैनेजरियल अकाउंटिंग डिसीजन, मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन के लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वर्किंग डिसीजन, वर्कर डिसीजन, वर्कर डिसीजन के लिए, ये वर्कर डिसीजन तो हो ही नहीं सकता। लास्ट मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। तो मुझे बेटे ऑप्शन, हम स्टैंडर्ड सेट क्यों करते हैं? बी ऑप्शन सही लग रहा है, मैनेजरियल अकाउंटिंग डिसीजन। हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के डिसीजन के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी पर बेस्ड है।
सर डी फाइनल आंसर क्यों नहीं हो सकता? बेटे मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस डाटा को यूज करता है, तो डाटा को यूज कौन कर रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनल आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे हमसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड मोस्ट लाइकली टू रिसीव। प्रोडक्शन मैनेजर क्या रिसीव करना चाहता है? डिस्पैच डिपार्टमेंट ओवरहेड रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स रिपोर्ट, स्क्रैप रिपोर्ट। आंसर है सेल्स रिपोर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर को जब तक सेल्स का बजट नहीं मिल जाता, सेल बजट नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपेंड करता है सेल पर। सेल ज्यादा होने वाली है तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, सेल कम होने वाली है तो मे बी हम प्रोडक्शन कम करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन इस पेज पे 34 तक है, मुझसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे, इस पेज को भी मैं स्किप करता हूं। नेक्स्ट पेज पर मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज ऑब्टेन्ड एज गिफ्ट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एज। कोई भी फिक्स्ड एसेट गिफ्ट की तरह मिले तो जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो बेटे फिक्स्ड एसेट को डेबिट करोगे, तो किसको क्रेडिट करोगे? गिफ्ट मिला तो या आप कैपिटल को क्रेडिट करोगे अगर आपका इंडिविजुअल का बिजनेस है। अगर आपका कंपनी वगैरह का बिजनेस है तो आप कैपिटल की जगह किसको क्रिएट कर दोगे? कैपिटल रिजर्व को। एक रिजर्व क्रिएट करोगे जो बार बार क्रिएट नहीं होता, कभी कभी ऐसे प्रॉफिट मिलते हैं, तो कैपिटल रिजर्व को। ऑप्शन रीड करते हैं 44 का। 44 का ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व फाइनल आंसर है। गुडविल नो, क्रेडिट गुडविल को तो करेंगे नहीं, तो इनकम है। डोनर्स अकाउंट, डोनर को क्रेडिट करके लायबिलिटी क्रिएट करके फायदा नहीं है, तो गिफ्ट है। जनरल रिजर्व जनरल नहीं है, स्पेसिफिक कभी कभी मिलने वाला प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर? आओ बेटे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 मुझसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, कंपनी हैज अ फिक्स कॉस्ट इतना, वेरिएबल कॉस्ट 9 पर यूनिट, सेल प्राइस 12, ब्रेक इवन पॉइंट इन रूपी। रूपी में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट रूपी में निकलता कैसे है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, 3 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 100, 25% पीवी रेशियो आ गई। इसको डिवाइड कर दो 25% से, इसको डिवाइड कर दो 25% से, 6 लाख आंसर आ गया। फाइनल आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। इस पेज पे बेटे और मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहे। 53 तक मैं पहुंच चुका हूं। नेक्स्ट पेज पर बेटे मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 56 है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट इज, बजटेड इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? बजटेड इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट में सारे ऑपरेशन से रिलेटेड बजट होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, एक्सपेंस बजट, ओवरहेड बजट जिसको बोलते हैं, लेबर बजट, रॉ मटेरियल बजट, इनका एंड प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट का एंड प्रोडक्ट है। नहीं जी, बोल नहीं सकते। डिपेंडेंट ऑन कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, ये कैश रिसीट और कैश पेमेंट पर है, नहीं, ये ड्यू बेसिस पर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मास्टर बजट, मास्टर बजट का स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं बोल सकते स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मास्टर बजट। फाइनल आंसर इज ए, ए फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटे हमसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकॉग्नाइज्ड एज। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का फिक्स खर्चा, पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री
अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होता है बट वेरिएबल में नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। सेकंड बी पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट होता है, ये भी गलत है। वेरिएबल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है, गलत है, वो तो पीरियड कॉस्ट होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, बी और सी ऑप्शन तो सही सेम ही लग रहा है बट दोनों ही गलत है। पीरियड कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट है, ये बात सही है। तो फाइनल आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। ये पेज पे 62 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे चलते हैं बेटे। आगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 63 से स्टार्ट हो रहा है। मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बेटे वो क्वेश्चन नंबर 65 है, पढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को हमने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है वो क्या क्या होगा, पढ़ते हैं जी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये होता है। सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड का मतलब होता है पेंशन फंड। पेंशन फंड जो भी कंपनी बनाती है वो पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाती है, और पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है, पक्का है, एम्प्लॉय है, पेंशन है, देना ही देना है। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। डेप्रीसिएशन फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, ये प्रोविजन होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी प्रोविजन होता है। तो फाइनल आंसर ए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कंपनी ने वर्कमैन का कंपनसेशन करने के लिए फंड बनाया है, इसका मतलब नहीं है कि वर्कर को कंपनसेट करना ही है। अगर कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेट करना है, अदरवाइज ये फ्री रिजर्व कहलाता है। तो इसीलिए ये फाइनल आंसर है। इसके बाद बच्चे अकाउंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। The theory which states that asset price reflect all publicly available information, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है सारी पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर के प्राइस में इनकॉर्पोरेट हो गई है? टेक्निकल एनालिसिस, रैंडम वॉक थ्योरी, फंडामेंटल एनालिसिस या एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये बोलती है, ये कहती है मार्केट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ गई है वो ऑटोमेटिकली शेयर के मार्केट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे हम कोई बेनिफिट अर्न नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 भी बेटे अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसको क्या ट्रीट करते हैं बेटे? ये एक तरीके का हमारा कैपिटल लॉस है, जिसको जब तक राइट ऑफ नहीं हुआ वो बेटे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहता है इसको अदर करंट एसेट में दिखाइए, अदर करंट एसेट में। ये जंक्शन है, हम इसको नेक्स्ट 1 ईयर में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो इन ऑप्शन में करंट एसेट ऑप्शन है, बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, होना चाहिए एग्जैक्टली अदर करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट के अंदर हेडिंग आती है अदर करंट एसेट्स, उसमें। नेक्स्ट बेटे इस पेज पर मुझसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इस पेज को भी स्किप करते हैं। 72 पेज क्वेश्चन पर आ गए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। 72 से लेकर 80 तक इस पेज पर क्वेश्चन है, मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट पेज पे बेटे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट जो है वो 81 से है। 81 से रिलेटेड मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। चलो जी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक बेटे कस्टमर का रिकॉर्ड है, डेबिट बैलेंस है तो उसके लिए एसेट है, एसेट होती है, यस एसेट है। क्रेडिट साइड टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज एन इनकम, कैश बुक की क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट कॉलम,
क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट वाला मतलब डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। इनकम होती है, ये भी सही है, क्रेडिट बैलेंस तो इनकम का ही होगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज एन ओवरड्राफ्ट। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस एसेट होती है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एसेट ही होगी। ये गलत है, फॉल्स ही पूछा था ना। सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एसेट। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक मतलब एसेट है, कैश बुक कस्टमर का रिकॉर्ड है, डेबिट बैलेंस है तो एसेट ही है, ये सही है। तो फाइनल आंसर सी है। 84 बेटे मुझसे रिलेटेड नहीं है, 85 करते हैं हम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। कौन सी चीज शेयर होल्डर का पार्ट नहीं है? शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या आता है बेटे? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल पार्ट होता है, रिटेन्ड अर्निंग पार्ट होता है, शेयर प्रीमियम पार्ट होता है, ट्रेड पेबल। ये शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट नहीं होता। 87 तक बेटे इस पेज पे क्वेश्चन है, और मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आगे चलता हूं बच्चे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 87 से स्टार्ट, 88 से स्टार्ट हो रहा है। 89 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉस्टिंग वाले टीचर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इन मेक और बाय डिसीजन रेलेवेंट कॉस्ट। मेक और बाय डिसीजन में हम रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मेक का कॉलम बनाते हैं, एक बाय का कॉलम बनाते हैं। यहां पर परचेज प्राइस लेते हैं, परचेज प्राइस। यहां पर रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट लिया जाता है, रेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट लिया जाता है, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट लिया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम बेनिफिट लॉस्ट बोलते हैं, ये लिया जाता है। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट है मेक और बाय डिसीजन के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है। परचेज प्राइस ऑफ यूनिट, यूनिट का मार्केट में परचेज प्राइस क्या है, रेलेवेंट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट टू बी सेव्ड, जो कॉस्ट बच जाएगी, सेविंग हो जाएगी, रेलेवेंट होती है। परचेज प्राइस रेलेवेंट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी सेव्ड। सारी चीजें रेलेवेंट है, एक आंसर चूज करना है तो सी फाइनल आंसर। सारी रेलेवेंट होती है, इनमें से एक आंसर चूज करना है तो सी। क्वेश्चन नंबर 92 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 92, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉस्ट ड्राइवर, इन्वेस्टमेंट ड्राइवर या वगैरह, सर इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 97 से कहानी स्टार्ट हो रही है। मिससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर एक तो 98 है। एज पर सेक्शन, पुराना सेक्शन 78 था जो अब डिलीट होकर 52 आ गया है। कंपनीज एक्ट, अमाउंट कलेक्टेड ऑन प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां पर यूज होता है। फर्स्ट, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सेकेंड, टू राइट ऑफ expense on issue, discount on issue, commission on issue of shares and debenture, to write off premium on redemption of preference share capital and debenture. Fourth, buyback of shares. Fifth, bonus issue. बायबैक के लिए होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए होता है, बोनस इशू के लिए होता है। फाइनल आंसर बी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज नॉट अप्लीकेबल, AS 14 अप्लीकेबल नहीं होगा इफ व्हेन ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी ceases to exist, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अप्लाइड इन ऑल केसेस वगैरह। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि एक कुछ कंपनी लिक्विडेट होंगी, क्लोज होंगी और उनकी बिजनेस को एक नई या एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर करेगी।
सेपरेट एंटिटी इज कॉन्टिन्यूड टू एग्जिस्ट, अगर वो कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही तो AS 14 अप्लाई नहीं होगा। सीजेस टू एग्जिस्ट में अप्लाई होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अप्लाई होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अप्लाइड इन ऑल द केसेस, सब केसेस में, और सॉरी नॉट अप्लीकेबल ना, सीजेस टू एग्जिस्ट में अप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर? थैंक यू बच्चे। ये 2019 का पेपर था जो हमने 10 ईयर का आपके लिए डिस्कस किया।